हेलो स्टूडेंट एंड भविष्य के प्रोफेसर एंड टीचर, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अंडर एक वर्ग प्रतिष्ठा में। मैं हूँ आप सभी की होम साइंस मेंटोर प्रतिभा शुक्ला। तो स्टूडेंट, आज की ये क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है। आज के इस सेशन में हम टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान के उन कठिन टॉपिक्स को चुटकियों में समझने की कोशिश करेंगे जो आपके होम साइंस के अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हों, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो या फिर होम साइंस के अदर एग्जाम। उन सभी एग्जामों में इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न देखे गए हैं। दिक्कत स्टूडेंट यहाँ पे ये आती है कि इन आपके क्वेश्चनों में क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होती है, क्लैरिटी कम होती है। क्लैरिटी कम होने का रीजन एकमात्र यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज के सेशन में मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि अगली बार जब भी आप किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को देखें तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं। तो आज की इस क्लास में हम आपका वेक्ट और वॉर्क मीटिंग से लेकर आपके बुनाई के प्रकार, टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स और रेशो की जो सूक्ष्मदर्शी संरचना है, उन सभी को एक आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी फैब्रिक्स के नेम एक्सप्लेनेशन इसके सेशन में हम करेंगे और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आपके इनसे संबंधित प्रश्न डायरेक्टली देखे गए हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो भी इनकी मीनिंग हमें नहीं पता होती है, एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। तो हम रिलेट नहीं कर पाते कि आखिरकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके एग्जाम होते हैं जहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं, जैसे यूजीसी नेट की बात करें, निगेटिव मार्किंग वगैरह होती नहीं है। तो आप क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं रहती है कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उसको हम कह सकते हैं तुक्का मारना। तो तुक्का मारने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है अगर आज के इस सेशन को आपने कंप्लीट देख लिया। बस ये मत सोच के हमेशा चला करिए कि कभी भी एक क्लास देखने के बाद वो चीजें आपको परमानेंट याद हो जाएंगी। रिवीजन से धीरे धीरे चीजें हमें क्या होती हैं, परमानेंट हमारे माइंड पे छप जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्लास देखिए। पीडीएफ इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, डायरेक्टली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी आप मुझसे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मतलब क्या है, टेलीग्राम पे अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। आप जानते हैं मैं हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चनों का तुरंत आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन पसंद आए तो एक चीज़ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे लिए एक फीडबैक का काम करते हैं। सो कमेंट आपके लिए, मतलब आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेफ्ट निट कपड़े जो हैं आपका, उनकी बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपके फैब्रिक्स यानी कपड़े का नाम है और उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझो कि जो आपका वेफ्ट निट कपड़े हैं वो होते क्या हैं। तो वेफ्ट निटिंग वह होती है जहाँ धागा चौड़ाई में चलता है। कैसे चलता है? धागा चौड़ाई में चलता है। जैसे हम घर में सिलाई से क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपका सिंगल जर्सी की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सिंगल जर्सी के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है हल्का लचीला टी शर्ट में उपयोग। तो यहाँ पे ये सबसे बेसिक नीड होती है। इसकी पहचान क्या है ये सबसे पहले समझना जरूरी है। इसकी पहचान ये है कि इसके सामने की तरफ आपको वी आकार के लूप दिखेंगे। कौन से आकार के लूप? वी आकार के लूप दिखते हैं। और पीछे की तरफ आपको क्या दिखेगा? पीछे की तरफ आपको लहरें दिखेंगी। तो आपको सामने की तरफ आपका वी आकार और पीछे की तरफ आपको क्या दिखेगा? आपको लहरें दिखेंगी। तो ये टी शर्ट के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। इतना पॉइंट आप इसके बारे में जानते रहिएगा। तो सिंगल जर्सी के बारे में मैंने आपको बताया। सिंगल जर्सी एक बेसिक नीड है। इसकी पहचान क्या है? इसके सामने की तरफ वी आकार के लूप दिखते हैं और पीछे की तरफ क्या होती हैं? लहरें होती हैं। और ये टी शर्ट के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि ये क्या होता है, हल्का होता है। देन हम बात करते हैं आपका रिब निट के बारे में। ठीक है, रिब निट के बारे में अगर हम बात करें तो निट और पर्ल स्टिच का क्रम अत्यधिक लचीला।
इसमें क्या होता है, इसमें आपका निट और जो आपका पर्ल है उसके टांके एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, एक के बाद एक आते हैं, जिसमें उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, खिंचाव आ जाता है। क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो स्वेटर के जो कफ हैं और जो गले हैं उनकी पट्टी इसी से बनती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्वेटर के जो आपके कफ और जो आपके गले की पट्टी है ना स्टूडेंट, वो इसी से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि डायग्राम को समझना स्टूडेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं तो हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात की जाए तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ब्लैक बर्ड, यहाँ पे फ्रंट बर्ड, यहाँ पे क्या दिया है, निडल, यहाँ फेस लूप, यहाँ आपका निट यार्न और रिवर्स लूप, ठीक है। यहाँ अलग अलग सारी चीजें दी हुई हैं, मेंशन हुई हैं। अब देखो यहाँ पे एफ मतलब फ्रंट और बी मतलब क्या होता है, बैक। ये थोड़ा सा देख लेना, मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पे देखो एफ मतलब क्या हुआ, जहाँ एफ लिखा है इसका मतलब समझ जाना फ्रंट है। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली इस पे जूम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे फ्रंट की बात हो रही है, जब हमने फ्रंट की बात की थी तो हमने कहा था वी आकार रहेगा, ठीक है। वी आकार देखो, फ्रंट मतलब आपका एफ, तो यहाँ पे वी आकार आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। वी आकार के बाद हमने कहा था कि वी आकार के बाद आपका जो बैक होता है, ठीक है, इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। बैक में आपको क्या रहेगा, लहरें रहेंगी। ये आपको लहर जैसा लग रहा है ना, ये आपका क्या है, लहरें हैं। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले बनेगा आपका फ्रंट, फिर आपका लहरें, एंड देन फिर आपके इसमें क्या आएगा, फ्रंट आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे 3x2 रिब क्यों दिया हुआ है। यार्न पाथ डायग्राम में आपका दिया हुआ है 3x2 रिब, यही दिया हुआ है ना स्टूडेंट। तो 3x आपका 2 जो रिब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इसका मतलब है आपका 3 फ्रंट आपका लूप, और यहाँ पे यानी एफ से आप डिनोट करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा दिया है। और यहाँ पे प्लस क्या होगा, प्लस आपका होगा 2 बैक लूप्स, ठीक है। 2 आपका क्या होगा, बैक लूप्स होगा, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, बी से, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है 3 बार आपका जो निट है, ठीक है, वो फ्रंट साइड रहेगा, ठीक है। कौन सा, आपका फ्रंट साइड। और दूसरी चीज बात करें, फिर 2 बार आपका जो रहेगा, वो 2 बार रहेगा आपका पर्ल, यानी आपका बैक साइड। निट और पर्ल की हमने 2 बात की थी, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, वेट। यहाँ पे मैंने बात की थी निट एंड पर्ल का जो स्टिच का क्रम है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ में आई। मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है वो बार बार क्या हो रहा है, आपका रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 2 3 2 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। 3 2 का आपका चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ जब हम डायग्राम में देख रहे हैं तो सिंपल समझ में यही है कि जो फ्रंट बेड है, ठीक है, जो आपका फ्रंट बेड है, यानी जो नीचे वाला चीज है, फ्रंट बेड मतलब आपका नीचे। तो यहाँ बनते हैं आपके फेस लूप। यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके, यहाँ पे आपका बन रहा है फेस लूप्स, एफ से, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बैक बेड की, तो बैक बेड मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है ना, बैक बेड मतलब ऊपर। तो ऊपर यानी यहाँ बनते हैं आपके रिवर्स लूप। यहाँ पे कौन सा लूप बन रहा है, यहाँ पे आपके रिवर्स लूप बन रहे हैं, यानी इसको बी लिखो। तो धागा ऐसे चलता है, धागा मतलब पहले आपका कैसे चलेगा, पहले आपका 3 बार चलेगा, ठीक है, ठीक है। 3 बार आपका फ्रंट नीडल पर जाता है, यानी एफ एफ पर जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, एफ 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 कहेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 2 बार बैक निडल पर जाता है, फिर अब क्या कर रहा है, 2 बार आपका बैक निडल पर जा रहा है। तो ये आपका क्या है, बैक निडल है, और ये आपका फ्रंट निडल है, ठीक है। और फिर यही क्या होता है, रिपीट होता है। फिर यहाँ पे आपका फ्रंट पे गया, फिर आपका बैक पे गया, फिर फ्रंट पे गया, फिर बैक पे गया, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं, ये चीजें आपका रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए कपड़े में सामने की तरफ आपका
वी शेप दिखती है और पीछे की यानी उल्टी तरफ जो है आपका वो लहरदार आपका लूप दिखता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इस पैटर्न को लिखने का जो आसान तरीका है स्टूडेंट, पॉइंट पेपर आपका जो अगर हम बात करें तो ये पैटर्न को लिखने का आसान तरीका क्या है, जो एक्स है, ये जो एक्स लिखा, पहले तो मैं लिख के समझा देती हूँ। एक्स मतलब आपका क्या हुआ, फ्रंट लूप हुआ। ठीक है, और ओ का मतलब है आपका बैक लूप। ठीक है, ओ मतलब आपका बैक लूप। तो फ्रंट 3 बैक 2, फ्रंट 3 बैक 2। ठीक है, समझ में आया। तो पैटर्न क्या चल रहा है, फ्रंट बैक फ्रंट बैक। ठीक है, यानी 3 निट आपका फ्रंट है और 2 पर्ल आपका बैक है, और यही चीजें क्या होंगी, यही चीजें लगातार आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट होगा तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके बेझिझक होके पूछा करो। मुझे बहुत खुशी होती है जो स्टूडेंट पूछते हैं। देखो, डाउट लेकर चलोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आज ये डाउट कल को और बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, कभी भी डाउट हो तो ये संकोच नहीं करना चाहिए कि हम पूछेंगे तो मैम क्या सोचेंगी, इसको आता नहीं है। ये सब सोचना आपका काम है ही नहीं। आप स्टूडेंट हो, आप कोशिश कर रहे हो नॉलेज गेन करने की। आप ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, सब कुछ आता है, बट बेटर तरीके से कुछ चीजें होंगी शायद जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो क्लैरिटी लेने के लिए अपना आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हालांकि मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में मैं इस डायग्राम को आपको डिस्क्राइब कर सकूं, और कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। तो यहाँ पे ये जो आपका टेक्निकल अपीयरेंस है, यानी नीचे वाला जो चित्र है वो आपका क्या कर रहा है, एक तरीके से यहाँ पे एफ मतलब आपका जो फ्रंट लूप है। ठीक है, यानी सीधा वी शेप यानी स्मूथ लुक देता है। और जब हम बी की बात करते हैं, यानी अगर हम बैक लूप की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये उल्टी वेव आपका रिफ्लेक्ट देता है, तो इसी वजह से इसे रिब फैब्रिक कहते हैं, और ये आपका स्ट्रेचबल यानी खींचने योग्य होता है। ठीक है, चलिएगा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है, मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। अब बात करते हैं इंटरलॉक निट की। ठीक है, जो लॉक निट की है उसमें दिया है शॉर्ट में डबल निट, मोटा व स्थिर। तो इसमें दो रिब निट्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिब निट को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, और यह दोनों तरफ से एक जैसा दिखने लगता है। ये आपका चाहे फ्रंट हो, ठीक है, चाहे आपका फ्रंट हो या फिर आपका बैक हो, दोनों तरफ से कैसे लगने लगता है, सेम, मतलब एक तरीके से समान लगने लगता है। काफी मोटा भी होता है और मजबूत भी होता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें आपका पर्ल निट के बारे में, तो पंक्तियों में वैकल्पिक लूप और लचीलापन। तो पर्ल निट जो इसमें गांठें जैसी दिखती हैं, इसमें क्या दिखती हैं, गांठें जैसी दिखती हैं, और यह चौड़ाई और लंबाई दोनों में बहुत लचीला होता है। चाहे हम चौड़ाई की बात करें, चाहे हम लंबाई की बात करें, ये दोनों में ही क्या होता है, बहुत लचीला होता है। ठीक है, चलेगा। देन बात की जाए लाकोस्ट निट के बारे में, तो लाकोस्ट निट मतलब निट प्लस टक स्टिच और जालीदार संरचना। तो लाकोस्ट निट आपने पोलो की जो शर्ट है वो आपने देखी होगी ना, तो उसमें छोटे छोटे छेद वाली जो जाली होती है, ठीक है, जाली जैसी जो बनावट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका लाकोस्ट निट कहते हैं। ठीक है, दिन बात करें आपका जैकॉर्ड निट के बारे में, तो निटिंग में जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। तो जैकॉर्ड निटिंग जब बुनाई के दौरान ही कपड़े पर फूल पत्ती या डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाए, फूल पत्ती या फिर जटिल डिजाइन अगर आप बनाएं, ठीक है, तो वह आपका क्या होता है, आपका जैकॉर्ड निट होता है। यहाँ पे हमें हर एक चीज की क्या जाननी है, डिफिनेशन जाननी है, मीनिंग जानना है, मतलब क्या है एक्चुअल में। ठीक है, दिन क्या है, दिन हम बात करें आपका फ्रेंच टेरी की। फ्रेंच अगर टेरी की बात करें तो पीछे लूप पाइल नरम और सोसल। तो फ्रेंच टेरी, इसके एक तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, लूप होते हैं। ये पसीना सोखने में भी क्या होते हैं, माहिर होते हैं, पसीना सोखने में भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए जिम के जो कपड़े हैं और जो हुडी हैं वो क्या होता है, इसमें इस्तेमाल
होता है आपका फ्रेंच टेरी में। देन बात करें आपका फ्लीस निट के बारे में। फ्लीस निट ब्रश किया हुआ सतह गर्म रखने वाला कपड़ा। तो फ्लीस निट की बात करें तो बहुत ही मुलायम और रोएदार होता है। सर्दियों में जो गर्म लोअर या कम्बल जैसे कपड़े आते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लीस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लेटेड, अगर हम निट की बात करें यहाँ पे तो दो अलग धागे सामने और पीछे अलग रंग। तो यहाँ पे क्या होता है, बुनाई के समय दो अलग धागों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और एक सामने की तरफ और दूसरा क्या होता है आपका पीछे की तरफ होता है। इससे क्या होता है, कपड़े के दोनों तरफ अलग रंग, या अगर हम गुड़ों की बात करें जैसे मान लो आपका अंदर की तरफ आपका कॉटन और बाहर आपका कैसे हो गया, आपका सिंथेटिक हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो गुड़ हैं ये मिल सकते हैं। ठीक है, रंग और जो गुड़ दोनों क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है पॉइंटेड, आपका पॉइंटेड जो आपका निट है, अगर इसकी बात करें तो सजावटी छेद लेस जैसी संरचना। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे सजावटी छेद, या अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जाली बनाई जाती है जो लेस जैसा लुक देता है। यहाँ पे ज़्यादातर अगर हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर बच्चों के कपड़ों की बात करें तो उनके लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ से थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जब हम ट्राइकोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा वार्प निट कपड़े। कौन सा कपड़े, आपका वार्प, आपका निट, आपका जो फैब्रिक है वो आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें आपका ट्राइकोट के बारे में तो यहाँ पे दिया हुआ है बारीक चिकना लिंजरी व लाइनिंग में उपयोग। तो ट्राइकोल में ये बहुत ही क्या होता है, आपका बारीक होता है, चिकना होता है। इसमें लंबाई में खिंचाव क्या होता है, एक तरीके से कम होता है और चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका यूज़ आपका नाइट वेयर या जो आपके अंडर के कपड़े पहनने वाले हैं यानी अंतः वस्त्र वाले जो कपड़े हैं उनमें इसका उपयोग ज़्यादातर होता है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका रसेल निट। रसेल नेट की बात करें तो जालीदार सजावटी व नेट कपड़े। इसमें क्या है, ये दिखने में हाथ से बनी लेस या जेली जैसा दिखाई देता है, जैसे जालीदार होता है। इसमें बात करें तो इसमें जटिल और जो भारी डिज़ाइन है वो बनाए जाते हैं और नेट के पर्दे इसी से बनते हैं। तो जो नेट के आपके पर्दे होते हैं वो इसी से बनते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका मिलानीज निट। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो तिरछी रिब संरचना मजबूत व स्थिर। तो ये दो धागों से सेट से बनता है, ये आपके दो धागों के सेट से बनता है। और यहाँ पे जो तिरछे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये जो धागे हैं ये कैसे चलते हैं, आपके तिरछे चलते हैं और ये मजबूत भी होता है, चिकना भी होता है। ठीक है, और बस इतना याद रखिए कि ये थोड़ा सा काफ़ी क्या होता है, आपका महंगा फैब्रिक होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है आपका सिंप्लेक्स निट। ठीक है, सिंप्लेक्स निट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है मोटा, ना मुड़ने वाला और मजबूत। यानी यह ट्राइकोट जैसा ही है लेकिन यहाँ पे दोनों जो सतहें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी चिकनी होती हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा भी होता है और स्थिर भी रहता है। जैसे आपके दस्ताने जो होते हैं वो बनाने वाला जो कपड़ा होता है वो इसका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पावर नेट। पावर नेट की बात करें, नेट की बात करें, लचीला स्पोर्ट्स वियर व लिंजरी में उपयोग। तो इसमें आपके नायलॉन और आपका स्पैंडेक्स, ठीक है, नायलॉन और आपका स्पैंडेक्स का जो यूज़ है वो इसमें होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव वाला होता है, ये आपका जालीदार होता है। और इसके साथ साथ बात करें तो इसका यूज़ आपका सेफ वियर या जो आपकी स्पोर्ट्स वियर हैं इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो है आपका एटलस निट। एटलस निट आपके फ्लोट्स वाली जाली जो आपका सजावटी बुनाई है उसके साथ चमकदार, यानी आपका इसमें जो धागे हैं वो आपका तिरछी दिशा में चलते हुए एक आपका चमकदार और धारीदार जो इफ़ेक्ट है वो पैदा करते हैं और सजावट और आकर्षण की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
केटीन रसेल की बात करें स्टूडेंट, तो तकनीकी वस्त्र, नेट और पर्दे के कपड़े। यहाँ पे अगर हम केनिट रसेल की बात करें तो यह तकनीकी उपयोग के लिए होता है। ये किसके लिए उपयोगी होता है? तकनीकी उपयोग के लिए होता है। इसमें बहुत नेट, मच्छरदानी और लॉन्ड्री बैग बनाए जाते हैं। इसमें आप मजबूत तरीके के क्या बना सकते हैं? नेट, मच्छरदानियाँ बना सकते हैं, लॉन्ड्री बैग्स वगैरह बना सकते हैं। वहीं बात करें सौरमीज आपका नेट के बारे में, तो ये सामने चमकदार, पीछे मैट और सुंदर लटकाव वाले होते हैं। यानी यहाँ पे बात करें तो ये ट्राइकोट का ही एक टाइप्स होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक सतह बहुत चमकदार होगी, ठीक है, तो दूसरी सतह जो है वो आपको धुंधली या मटमैली टाइप की दिखेगी, ठीक है। इसका जो ड्रेप होता है वो थोड़ा सा लटकाव क्या होता है, बहुत सुंदर टाइप का होता है, ठीक है, ड्रेप कह सकते हो, ठीक। स्पेशल फैब्रिक की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3D वार्प नेट, सांस लेने योग्य और कुशनिंग, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये 3D कपड़ा है। ये कैसा कपड़ा है? आपका 3D कपड़ा है, जिसमें आपके दो निट जो परत हैं उनके बीच में एक मोनोलिथ, ठीक है, दो आपके निट कपड़ों के बीच में एक मोनोलिथ जो आपका धागा होता है वो यहाँ पे होता है और इसे कुशन जैसा बनाता है। तो ये जूतों में, ठीक है, ये सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वार्प निट लेस। वार्प निट लेस की बात करें तो सजावटी लेस जैसे कपड़े, यानी रसेल मशीन पर बनी जो सजावटी लेस है, जो कपड़ों को और भी सुंदर बनाने के लिए उनके जो किनारे होते हैं वो या पूरे कपड़े के रूप में भी क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपके किसकी? हम बात करेंगे आपके फंडामेंटल वीव्स के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल वीव्स के बारे में बात करें, यहाँ वीव्स के टाइप्स दिया है, फैब्रिक्स एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनके फीचर्स दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। तो आज की सेशन में जितने भी हम चीज़ें आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, सभी की सभी चीज़ें A to Z बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन वीव्स के बारे में। प्लेन वीव्स मीन्स आपका साधारण बुनाई, ठीक है। साधारण बुनाई भी देखिएगा लिखा हुआ है, मलमल, आपका कैब्रिक, परकेल, आर्गंडी, शिफॉन, वॉइल, लॉन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सरल ऊपर नीचे संरचना, सेकंड है सबसे सामान्य बुनाई, थर्ड पॉइंट है मजबूत और टिकाऊ होती है, फोर्थ पॉइंट है कसावट और संतुलन बनावट। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम साधारण बुनाई के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेन वीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सबसे सरल और पुरानी बुनाई है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक धागा जो है वो आपका ऊपर और एक जो धागा है वो आपका नीचे के क्रम में चलता है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि ये क्या होता है, ये बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसमें इंटरलेसिंग यानी जुड़ाव सबसे अधिक होता है। क्या होता है, इसमें जुड़ाव सबसे अधिक होता है, यानी इंटरलेसिंग बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर गर्मियों में पहने जाने वाला जो आपका मलमल का कपड़ा है या शिफॉन का कपड़ा है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। जो इसके उदाहरण में मैंने दिया है, आर्गंडी, वाइल, लॉन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। इसकी कमी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कमी बताऊँ आपको, तो इसमें चमक कम होती है। जो चमक है वो इसमें क्या होती है, कम होती है और सिलवटें जल्दी पड़ती हैं। क्या आपकी जो सिलवटें हैं वो आपकी इसमें जल्दी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो कमी है, बस इतना याद रखिएगा। जो साधारण वीव्स है यानी जो आपका प्लेन वीव है, ये सबसे सरल और पुरानी जो बुनाई है, इसमें एक धागा ऊपर और एक नीचे के क्रम में चलता है, ठीक है, और ये मजबूत होता है क्योंकि इसमें इंटरलेसिंग यानी जुड़ाव सबसे अधिक होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मलमल, शिफॉन, कैप्रिक, परकेल, आर्गंडी, वॉइल, लॉन, ये सारी चीज़ें, ठीक। सेकंड की बात करें जो है आपका रिब बुनाई, ठीक है, वेट रिब बुनाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं आपका टेफ्रेटा, बेगालिन, पॉपलिन, ओटोमन। ये क्या है, ताने या बाने में स्पष्ट धारियाँ,
सेकंड क्या है, प्लेन से अधिक मजबूत होता है। थर्ड है आपका चमकदार सतह। फोर्थ है आपका प्लेन वीव से बेहतर गिरावट। और फिफ्थ आपका है कम सिकुड़ता है। तो रिब बुनाई के बारे में बात की जाए तो जब साधारण बुनाई में आपका ताना और बाने के जो धागे हैं उनको मोटा कर दिया जाता है, क्या कर देते हैं, उनको मोटा कर दिया जाता है, तो कपड़े की जो सतह है उस पर क्या बन जाती हैं, धारियां बन जाती हैं, यानी धारियां मतलब आपका रिफ्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पॉपलिन की शर्ट या टैफ्रेटा हो गया, इसमें कपड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा कड़ा और चमकदार दिखता है। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो इतना समझिएगा कि आपके रिब बुनाई में क्या होता है, रिब बुनाई में ताना और बाने के धागों को मोटा कर दिया जाता है, तो कपड़े की जो सतह है उसमें रिब बन जाती हैं, यानी धारियां बन जाती हैं। ठीक है, चमकदार भी होता है, कम सिकुड़ता भी है, प्लेन वीव से अधिक मजबूत होता है और प्लेन वीव से बेहतर होता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करें आपके, वो है आपका बास्केट वीव के बारे में। ठीक है, कौन सी वीव्स स्टूडेंट, आपका बास्केट वीव्स यानी टोकरी वीव्स के बारे में बात की जाए तो इसके जो उदाहरण हैं वो है आपका मूंग का कपड़ा, ऑक्सफोर्ड, डक, कैनवास। ठीक है, तो दो या अधिक धागे एक साथ बुने जाते हैं। इसमें क्या होता है, दो यानी टू और मोर यार्न आपका ग्रुप्ड टुगेदर, यानी दो या उससे अधिक जो धागे होते हैं उन्हें एक साथ क्या किया जाता है, बुना जाता है। ये आपका लचीला और सजावटी भी होता है। इसमें जो बुनावट की जाती है वो थोड़ा सा ढीली की जाती है। ठीक है, प्लेन से आपका ये कम टिकाऊ होता है। जो प्लेन वीव हमने साधारण वीव पढ़ी है, पहले बुनाई पढ़ी है, उससे ये कम टिकाऊ का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्नीचर और सॉर्टिंग में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट जितने भी मैंने मेंशन किए हैं ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी तो आपका ट्विल वीव्स के बारे में। ठीक है, ट्विल वीव्स की बात करें तो इसमें आपका डेनिम, आपका गबार्डिन, आपका सर्ज, ड्रिल, कैवेलरी ड्रिल एंड आपका ट्विल, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी बात करें तो सतह पर क्या होता है, तिरछी धारियां होती हैं, टिकाऊ और मजबूत होता है, अच्छी गिरावट, सिकुड़न से प्रतिरोधी, मिट्टी धूल कम दिखती है एंड यूनिफॉर्म और मजदूरी जो कपड़े होते हैं ये इसमें यूज़ है, उपयोग है इसका। तो ट्विल बुनाई की बात करें, इसमें धागा इस तरह से बुने जाते हैं कि कपड़े पर कैसी धारियां बनती हैं, आपकी तिरछी धारियां बनती हैं। और इसके एग्जांपल्स जो जैसे आपका डेनिम का जीन्स हो गया, तो अगर आप अपनी जीन्स को ध्यान से देखें तो उसमें जो आपको धारियां हैं वो आपको तिरछी तिरछी से दिखाई देंगी। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यही है कि भाई मजबूत होता है, गंदगी कम छिपती है, इसलिए वर्क वियर के लिए, जैसे मान लो आप जो वर्क कर रहे हैं, जो काम काज वाले जो लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल करना बेहतर होता है ट्विल वीव्स वाले। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका सॉटन बुनाई के बारे में, यानी सॉटन वीव के बारे में बात करें तो इसके देखो एग्जांपल्स हैं, आपका सॉटन है, सॉटीन है। और इसकी बात करें तो मुलायम और चमकदार सतह होती है इसकी, लंबे तंतु सतह पर शानदार लुक होता है, यहाँ पे कम टिकाऊ है और आसानी से खिंच जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं आपके सॉटन के बारे में तो इसके बारे में कुछ जो पॉइंट हैं वो समझने लायक है। इसमें देखो एग्जांपल है आपका सॉटन और सॉटिन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये स्मूथ भी होता है और इसमें क्या होता है, चमक भी होती है। इसकी जो सतह होती है ये चमकदार होती है, लंबे तंतु वाली इसमें सतह होती है। इसका जो लुक है वो आपका लग्जरियस, जो थोड़ा शानदार जो लुक है वो होता है। टिकाऊ थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और दूसरी बात आसानी से ये क्या हो जाता है, खिंच भी जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसको अच्छा नहीं कह सकते। यूज़ किस में, जैसे पार्टी वेयर, अंतःवस्त्र और सजावट में उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सजावटी यानी डेकोरेटिव कॉम्प्लेक्स वीव्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखिएगा
तो यहाँ जो आपका सजावटी या जटिल बुनाई की बात करें तो सजावटी और जो जटिल बुनाई है यानी कॉम्प्लेक्स और जो आपका डेकोरेटिव वीव्स है वो साधारण वीव से थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि इनमें विशेष अटैचमेंट या अलग तरह के जो लूप्स होते हैं यानी जो आपके करघे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इनकी बारीकियों को समझना हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वीव्स के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ उनके फीचर्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से और आसान लैंग्वेज में। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो डॉबी बुनाई के बारे में यानी डॉबी वीव्स के बारे में हम बात वेट ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे डॉबी वीव्स के बारे में बात करें तो उसके एग्जांपल्स हैं आपका बराथिया और पीके, बरसाई, वॉफल आपका है छोटे ज्यामिति पैटर्न। यहाँ पे देखिएगा डॉबी करघा से। सेकेंड पॉइंट है बनावट और आकर्षण जोड़ता है। थर्ड पॉइंट है मजबूत और सजावटी। और फोर्थ पॉइंट है आपका शर्ट सजावट परिधान। तो अगर हम डॉबी बुनाई के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यह बुनाई छोटी ज्यामिति डिजाइन जैसे आपका हो गया हीरा, बिंदी या चौकोर जो दाने होते हैं उसके लिए जानी जाती हैं। कैसे बनती है स्टूडेंट? तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉबी अटैचमेंट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? डॉबी अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो सीमित संख्या में क्या करते हैं, धागे को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पहचान क्या है? पहचान ये है कि जो कपड़े की सतह है उस पर छोटे छोटे उभरे हुए पैटर्न दिखते हैं। क्या दिखते हैं? छोटे छोटे उभरे हुए पैटर्न इसमें दिखते हैं। ये इसकी क्या है, खास तौर पर पहचान है। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको बताया ही, आई बर्ड्स की ही बात कर लें, ठीक है। तो जिसका उपयोग किस में होता है? तौलिए में होता है, ठीक है। और वाफल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वाफल की अगर हम बात करें तो कपड़ा जो अक्सर बाथरोब या किचन जो टॉवल है उसमें आप देखा होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करें तो आपके जैकार्ड बुनाई के बारे में। तो इसके एग्जांपल हैं आपका ब्रोकेड, आपका डमास्क, थर्ड है आपका डेमेस्टी, ब्रोकटेल और बड़े और जटिल डिज़ाइन। फर्स्ट पॉइंट है जैकवार्ड करघे पर। सेकेंड पॉइंट है शानदार और सजावटी। थर्ड पॉइंट है भारी और मजबूत। एंड फोर्थ पॉइंट है इसका इस्तेमाल सजावट, साड़ी और गद्दी में। तो देखो यहाँ अगर हम जैकवार्ड बुनाई की बात कर रहे हैं तो ये बुनाई की दुनिया की सबसे शाही और जटिल तकनीक होती है। इसमें बहुत बड़े और विस्तृत डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इनमें बड़े और विस्तृत डिज़ाइन आपका बनाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कैसे बनती है? इसमें हर एक ताने यानी हर एक वर्क की बात की जाए यानी ताने की बात की जाए, उसके धागों को स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जिससे क्या होता है, आपका बेल बूटे हो गया या फूल पत्तियां हो गई, मनुष्य की आकृतियां हो गई, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, बुनी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैंने यहाँ पे देखा आपका ब्रोकेड, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, डिज़ाइन उभरा हुआ और भारी होता है, ठीक है। वहीं अगर हम डमास्क की बात कर रहे हैं तो डमास्क जो अक्सर मेजपोश या पर्दों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दोनों तरफ से क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजपोश को आप जानते हैं, दोनों तरफ से भी आप कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपका है लेनो बुनाई। अब अगर हम लेनो बुनाई के बारे में बात करें तो इसके एग्जाम्पल है आपका गॉज, नेट, आपका मार्किसेट एंड आपका इसमें क्या है, इसमें आपका जालीदार संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट है ताने के धागे बाने को क्या करते हैं, घेरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धागे खिसकते नहीं, पारदर्शी होते हैं। और यूज़ क्या है, मच्छरदानी, पर्दे और ग्रीष्म वस्त्र के लिए। तो जब हम लीनो आपका बुनाई के बारे में बात करते हैं तो इसे गेज बुनाई भी कहा जाता है। कौन सी बुनाई कहा जाता है? आपका गेज बुनाई भी कहा जाता है कि यह जालीदार कपड़े बनाने के लिए मुख्य तकनीक मानी जाती है। तो ये कौन से कपड़े बनाने की तकनीक है? आपका जालीदार कपड़े बनाने की। अगर हम यहाँ पे इनके फीचर्स के बारे में बात करें, विशेषता के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें ताने के दो धागों को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्रॉस करते हुए, या अगर हम बात करें 8 का आकार बनाते हुए ऐसे, ठीक है। 8 का आकार कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। तो 8 का आकार बनाते हुए बाने के धागे को पकड़ते हैं,
कौन सा धागे को पकड़ते हैं, आपके बाने के धागे को पकड़ते हैं। इसमें धागा अपनी जगह से क्या है, खिसकते नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो यूज़ मैंने आपको बताया ही, मच्छरदानी, पर्दे और जो गर्मियों के कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या होता है, ताने के दो धागे आपस में एक दूसरे को क्या करते हुए, क्रॉस करते हुए या फिर 8 वाली आकृति बनाते हुए बाने के धागे को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे धागे अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक, चलेगा। आपका पाइल वीव की बात करें, यानी पाइल बुनाई के बारे में बात करें, तो वेलवेट, सेकेंड है टेरिकॉट, आपका कार्डरॉय एंड आपका वेलवेटीन। यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त धागे से पाइल बनता है। सेकेंड पॉइंट है लूप या आपका कटा पाइल। टाइप्स आपका 1 है, आपका टेरी क्लॉथ लूप रहते हैं। सेकेंड है आपका कट पाइल, यानी आपका वेलवेट यानी कटा हुआ पाइल। थर्ड है आपका कोड पाइल, यानी कॉर्डरी यानी कॉर्ड जैसी जो धारियाँ हैं, मुलायम, गर्म और शानदार होते हैं। यूज तौलिए, गद्दी और शीत वस्त्र, मतलब ठंडियों के दिनों में करते, ठंडियों के जो कपड़े हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम पाइल बुनाई की बात करते हैं तो इसमें कपड़े की सतह पर रोए या लूप उठाए जाते हैं। क्या उठाए जाते हैं, रोए या आपका लूप उठाए जाते हैं। इससे क्या होता है, इसके लिए क्या करते हैं, धागों का एक अतिरिक्त जो सेट है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आपका अनकट पाइल की, ठीक है, कौन सी पाइल, आपका अनकट पाइल। तो यहाँ पे जो आपका अनकट पाइल है, इसमें लूप को काटा नहीं जाता, इसमें आपका जो लूप है वो काटा नहीं जाता। ठीक है, जैसे आपका टेरी तौलिया हो गया, ठीक है, तो ये पानी सोखने के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। सेकेंड की हम बात करें आपका कट फाइल की, तो कट फाइल में इसमें लूप को ऊपर से काट दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप को काट दिया जाता है। और दूसरी बात, इसमें जो आपका सतह है वो कैसी होती है, मखमली होती है, जैसे आपका वेलवेट। ठीक है, थर्ड की हमने बात की आपका कॉर्ड पाइल की, तो कॉर्ड पाइल मतलब आपका कॉर्ड राय। ठीक है, कॉर्ड राय मतलब एक तरीके से जिसमें धारियों के रूप में एक तरीके से आपका क्या होता है, पाइल होता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट की बात करें तो आपका क्रेप बुनाई, क्रेप बुनाई, क्रेप वीव। इसके उदाहरण हैं आपका क्रेप, जॉर्जेट, क्रिपॉन। तो इसमें दानेदार झुर्रीदार सतह होती है, बहुत आपका मरोड़ा हुआ धागा होता है, सिकुड़न रोधी होता है, हल्का और गिरावटदार होता है, और यूज इसका साड़ी, ड्रेस और दुपट्टे में होता है। तो जब हम आपके क्रेप वीव्स की बात करते हैं तो इसका एम क्या है, इसका एम है सतह, कपड़े की जो सतह है उसको क्या करना, उसको आपका खुरदरा, दानेदार और झुर्रीदार बनाना। क्या बनाना, खुरदरा, दानेदार और आपका झुर्रीदार बनाना, ये इसका क्या होता है, एम होता है। तकनीक क्या है इसकी, तकनीक ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऐंठन वाला यानी हाई ट्विस्ट वाला धागे से, या अगर हम बात करें बुनाई के मतलब इसका सही क्रम से इसको नहीं बनाया जाता, तो ये इसमें क्या होता है, हाई ट्विस्ट होता है। खासियत इसका ये है कि ये कपड़ा सिकुड़न रोधी होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा ही सारे एग्जाम्पल, जॉर्जेट है, क्रेप है, क्रेप की साड़ियाँ, जॉर्जेट हो गई, ये सारी चीज़ें आपका इसके एग्जाम्पल के तौर पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका है डबल क्लॉथ वीव्स। आपके एग्जाम्पल हैं आपका मेटलासे, डबल फेस सॉटन, रिवर्सिबल कपड़े। इसमें 2 परतें बुनी जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है 2 तरफ से प्रयोग योग्य। थर्ड पॉइंट है मोटा और गर्म। नेक्स्ट पॉइंट है सजावटी डिज़ाइन एंड उसके साथ यूज़ है कोट, कंबल और गद्दी में। तो जब हम डबल क्लॉथ वीव की बात करते हैं तो इसमें 2 अलग अलग कपड़ों की जो परतें हैं वो एक साथ बुनी जाती हैं। क्या होता है, 2 अलग अलग जो कपड़े की परतें हैं, ठीक है, कपड़ों की परतें वो एक साथ बुनी जाती हैं, एक साथ क्या की जाती हैं, आपका बुनी जाती हैं। ठीक है, और जो बीच बीच में 5वें धागे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। फ़ायदा क्या है स्टूडेंट, फ़ायदा ये है कि बहुत मोटा है, भारी है और गर्म होता है। अक्सर इन दोनों में क्या होता है, दोनों तरफ से इसको क्या किया जा सकता है, पहना जा सकता है। तो महंगे भारी कोट या कंबल वगैरह इसकी एग्जांपल्स आप मतलब इनमें इसका क्या होता है, यूज़ होता है।
नेक्स्ट की बात की करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका स्वीवल, आपका बुनाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बात करें तो आपका डॉटेड स्वीज और अतिरिक्त धागे से डिज़ाइन की जाती है। मोस्टली ज़्यादातर आपका डेकोरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यूज़ इसका किस में करते हैं, ड्रेस कपड़े या मलमल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम लपेट बुनाई के बारे में बात करें तो लपेट मलमल इसके उदाहरण है। ताने से आकृतियाँ होती हैं। सेकेंड पॉइंट है स्विल जैसा पर मजबूत एंड डेकोरेटिव में इस्तेमाल होता है। यूज़ इसका मलमल एंड ड्रेस में होता है। मैं दोनों को बता देती हूँ आप सभी को। इन दोनों का बताऊँ अगर हम स्विल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्विवल जो है आपका, इसकी बात करें तो इसमें छोटी शटल का यूज़ किया जाता है। क्या होता है इसमें, छोटे जो शटल हैं उसका यूज़ किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके जो अतिरिक्त जो धागे हैं उसमें क्या बनाए जाते हैं, आपका डॉट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें पीछे की तरफ धागा कैसा होता है, धागा कटा हुआ होता है। वहीं जब हम आपका लैपेट की बात करते हैं तो इसमें स्विवल जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके ताने के धागे से क्या की जाती है, कढ़ाई जैसा पैटर्न बनाया जाता है। और यह स्विवल से ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। जैसे आपका डॉटेड स्विल, इसके एग्जाम्पल मतलब आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका टेपेस्ट्री बुनाई के बारे में। अगर हम टेपेस्ट्री बुनाई के बारे में बात करें आपसे, देखिएगा तो यहाँ पे दीवार सजावट, गद्दी, ठीक है, इसमें इसका इस्तेमाल चित्रात्मक और सजावटी है। हर रंग अलग बुना जाता है और ये भारी और टिकाऊ है। तो जब हम टेपेस्ट्री की बात करते हैं तो हाथ से की जाने वाली एक बुनाई होती है। तो याद रखिएगा टेपेस्ट्री क्या है, हाथ से बुनी जाने वाली आपका एक बुनाई है। इसमें बाने के धागे यानी वेफ्ट पूरे कपड़े की चौड़ाई में नहीं चलते, बल्कि क्या होता है, बल्कि केवल जो डिज़ाइन होते हैं उसके हिस्से तक ही ये सीमित है। जैसे मान लो दीवार पर लटकाने वाले जो सजावटी चित्र हैं या गद्दी है, ये इसके आप यूज़ आप जान सकते हैं। ठीक, तो बात करें यहाँ पे आपके टेक्सटाइल मानकों के बारे में, यानी टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स के बारे में जाने। तो टेक्सटाइल मानक क्या होते हैं, ये मानक ये सुनिश्चित करते हैं जो कपड़ा हम पहन रहे हैं वह न केवल अच्छी गुणवत्ता का हो, बल्कि उसे बनाने में आपके पर्यावरण और मजदूरों का नुकसान भी ना हुआ हो। वही आपका क्या होता है, एक तरीके से टेक्सटाइल मानक होते हैं। तो यहाँ हम उनके फुल फॉर्म्स, उनके पर्पस को जानेंगे। सबसे पहली बात करें तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनके फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, और उसके बाद अगर पूछा जाता है तो ये किस चीज़ से संबंधित है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके GOTS की, यानी ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स, यानी ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड जो आपका लिखा है ये इसका फुल फॉर्म है। ऑर्गेनिक उत्पादन, पर्यावरण व सामाजिक मानक सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में आपका पर्यावरण और ऑर्गेनिक मानक है। तो ये जो है स्टूडेंट, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक टेक्सटाइल माना जाता है। मतलब मान लो कि आपकी टी शर्ट पर आपका GOTS का टैग लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कपास उगाने में, क्या उगाने में, कपास उगाने में आपके जो कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, और कारखाने में गंदे पानी को साफ करके ही क्या किया गया है, छोड़ा गया है। ठीक है, इसका आपका ये एक तरीके से मतलब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका OEKO TEX स्टैंडर्ड 100 इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग इन टेक्सटाइल इकोलॉजी। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ वस्तु पारिस्थितिकी में अनुसंधान व परीक्षण हेतु। तो हानिकारक रसायनों का परीक्षण त्वचा के लिए सुरक्षित। तो ये मुख्य रूप से आपके उपभोक्ता की सुरक्षा, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए है, और ये सुनिश्चित करता है कि कपड़े में इस्तेमाल किए गए जो डाई है या जो आपका रसायन है, यानी जो आपका केमिकल है, वो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो कि छोटे बच्चे के कपड़े के लिए ये सबसे अच्छा मानक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है आपका फेयर ट्रेड, आपका जो आपका फेयर ट्रेड टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स है, इनकी बात करें तो न्यायपूर्ण वेतन व सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना।
तो देखो ये जो मानक है ये सामाजिक और नैतिक मानक से संबंधित होता है, और यहाँ पे यह किसानों और मजदूरों के उनके कामकाज का उचित दाम दिलाने की गारंटी देता है। किनके? किसानों या मजदूरों के, जो मतलब वो लोग काम करते हैं, उसका उचित दाम दिलाने की क्या करता है, एक तरीके से गारंटी देता है। और ये बाल श्रम के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? बाल श्रम, यानी जो आपके 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें काम करने के लिए जैसे कुछ कारखाने वगैरह में काम करवाते हैं, तो उससे निषेध, मतलब आप उनसे काम नहीं करवा सकते। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ है SA 1000 यानी सोशल, यानी यहाँ पे है 8000। ठीक है, यानी SA 8000 सोशल। इसकी अगर हम बात करें तो सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व व श्रमिक अधिकारों पर क्या करना, ध्यान देना। तो ये क्या करता है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या होता है, एक तरीके से प्रमाण होता है, और यह कंपनियों को मजबूर करता है कि वे अपने कर्मचारियों को यानी अपने एम्प्लॉय को सुरक्षित माहौल दें, ठीक है, सुरक्षित इन्वायरमेंट दें, और उनके मानव अधिकारों का क्या करें, सम्मान करें। ठीक है, यानी ये क्या काम करता है, ये करता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का एक प्रमाण होता है। ये कंपनी को मजबूर करता है कि वे अपने कर्मचारियों यानी अपने एम्प्लॉय को सुरक्षित माहौल दे और उनके मानवाधिकार का क्या करें, सम्मान करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ISO की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ISO की बात करें तो ये जो आपका मानक है ये आपके संबंधित है आपके गुणवत्ता और प्रबंधन मानक में, यानी QMS की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत संगठन, यानी टेक्सटाइल उद्योग में गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करना 9001। तो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है। क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, ये क्या सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी जो उत्पाद बना रही है उसकी क्वालिटी हर बार एक जैसी और बेहतरीन हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें सुनिश्चित करना इसका काम है। ठीक, देन बात करें आपका ISO आपका 14001 EMS की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत संगठन की अगर हम बात करें तो ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरण संरक्षण व प्रबंधन के लिए होता है। विश्वव्यापी जो आपका विश्वव्यापी जिम्मेदार मान्यता प्राप्त उत्पादन, नैतिक उत्पादन, सुरक्षित कानून व मानकी आपका जो मानवीय शर्तें हैं उन पर। देखो सिंपल सा समझो, ये क्या है, जो आपका ISO 14001 है यानी EMS है, ये आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। यानी ये फैक्ट्री को अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने और जो कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट है उनमें एक तरीके से क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो नेक्स्ट बात करेंगे आपका ब्लू शाइन स्टैंडर्ड, ठीक है, या ब्लू शाइन टेक्नोलॉजीज। ठीक, उनकी बात करें तो टेक्सटाइल उत्पादन से हानिकारक रसायनों को क्या करना, हटाना। तो यह निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत से ही जो हानिकारक रसायन होते हैं, ठीक है, उनको हटा देता है, या और हवा और जो आपका पानी है उसके प्रदूषण को रोकने पर क्या करता है, ध्यान देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके क्रेडल टू क्रेडल यानी C2C की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडल टू क्रेडल प्रोडक्ट इनोवेशन आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है, संस्थान, तो सतत व पुनः उपयोग योग्य उत्पादन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित होता है, यानी जो सर्कुलर इकोनॉमी है उस पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि कपड़ा इस तरह से बने कि खराब होने के बाद वह पूरी तरह मिट्टी में क्या हो जाए, मिल जाए और फिर से एक नया रेशा बन जाए। ठीक है, ये आपका इसमें हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करें हम आपके ASTM स्टैंडर्ड टेक्सटाइल अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये कपड़े की जांच व प्रदर्शन मानक होते हैं। तो ये तकनीकी मानक है, जैसे मान लो कपड़ा कितना खींच सकता है, उसका रंग कितनी धुलाई के बाद निकलेगा, ये सब जो परीक्षण किया जाता है ये आपका ASTM के नियम के तहत किया जाता है। ठीक है, यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के तहत ये सारी चीजें
की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक तरीके से बस इतना याद रखना कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए और इनका जो पर्पस है, उद्देश्य है, ठीक है, इनका बेसिक जो आपका काम है वो क्या है वो आपको याद होना चाहिए। 2 चीजें बस याद कर लो शॉर्ट तरीके से, बस आपको और ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका रेशों की सूक्ष्मदर्शी विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेशा है उसके टाइप्स हैं और सूक्ष्मदर्शी अनुप्रस्थ दृश्य हैं, उनको आज के सेशन में जानेंगे। तो जब हम किसी रेशे को बीच से काट कर यानी क्रॉस सेक्शंस जो होता है आपका वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसकी जो बनावट है उनके गुणों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीजों को जानेंगे। अगर हम यहाँ बात करें आपके नेचुरल फाइबर्स के बारे में, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्राकृतिक रेशे के बारे में, यानी आपका नेचुरल जो आपका फाइबर्स है उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो उसमें आते हैं सबसे पहले आपका कपास मींस कॉटन। ठीक है, कपास आपका प्राकृतिक है, नेचुरल है। ठीक है, यहाँ पे दिया है गुर्दे का आकार आपका मर्सराइज होने पर गोल। देखो बहुत शॉर्ट में दिया है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। देखो यह माइक्रोस्कोप में गुर्दे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? गुर्दे जैसा दिखता है क्योंकि एक खोखली नली की तरह होता है। कैसा होता है? एक खोखली नली की तरह होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो सूखने पर क्या हो जाती है? पिचक जाती है। अगर सूख गई है तो कैसी हो जाएगी? पिचक जाएगी। लेकिन जब इसे कास्टिक सोडा से उपचारित किया जाएगा यानी मॉइस्चराइज किया जाएगा जब कास्टिक सोडा से, तो ये फूलकर कैसी हो जाएगी? ये गोल हो जाती है और क्या होने लगता है? ये चिपकने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है? चिपकने लगती है। तो यहाँ पे कॉटन याद रखिएगा, नेचुरल है, प्राकृतिक है और ये माइक्रोस्कोप में किसके आकार की दिखती है? गुर्दे के आकार की दिखती है, यानी किडनी जैसी संरचना दिखती है क्योंकि एक खोखली नली की तरह ये होता है और यहाँ पर ये सूखने पर क्या हो जाती है? चिपक जाती है। लेकिन जब इसे हम कास्टिक सोडा से उपचारित करते हैं यानी मॉइस्चराइज करते हैं तो यह फूलकर कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है और चिपकने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपके वूल की यानी ऊन की बात करें तो ऊन क्या है? नेचुरल यानी प्राकृतिक, अंडाकार से गोल। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऊन की तरह पर यहाँ पे सल्क होते हैं। क्या होते हैं? आपके सल्क होते हैं। ठीक है, वही बात करें तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो आपका अंडाकार से आपका कैसा होता है? गोल होता है और यही कारण है कि ऊन गर्मी रोकता है। ठीक है, दूसरी बात करें आपके सिल्क की यानी अगर हम रेशम की बात करें तो ये भी आपका नेचुरल है और यहाँ पे दिया है त्रिकोणीय। तो रेशम के कीड़े से निकलने वाला जो गोंद है इसे हम क्या कहते हैं? ये त्रिकोणीय आकार देता है। कैसा आकार देता है? त्रिकोणीय आकार देता है और इसी आकार की वजह से रेशम पर रोशनी पड़ने पर वह कैसा? प्रिज्म की तरह चमकता है। कैसा चमकता है? प्रिज्म की तरह चमकता है, याद रखेंगे। अब हम बात करें आपके फ्लैक्स के यानी सन लिनन के बारे में तो ये भी आपका प्राकृतिक है, नेचुरल है, बहुभुजाकार दिया हुआ है। तो बहुभुजाकार यानी जूट पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, जूट भी प्राकृतिक है, ये भी क्या है? बहु आपका भुजाकार है। तो दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये पौधे के तने से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ये पौधे के आपके तने से मिलते हैं और इनका आकार आपका बहुभुजाकार होता है जो इन्हें क्या देता है? एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, चलेगा। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे आपके किसके? आपके कोट यानी नारियल रेशा के बारे में बात करेंगे। तो ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक है, अंडाकार भी है और अनियमित भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके प्राकृतिक रेशे के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन के बारे में। ठीक है, पुनः निर्मित, ठीक है, और आपका गोलाकार दिया हुआ है यानी इसे इंसान बनाता है। कौन बनाता है? इंसान। ठीक है, इसलिए इसका आकार अक्सर कैसा होता है? अक्सर आपका गोल रखा जाता है ताकि ये रेशम जैसा क्या दे सके? आपका चमक दे सके। वहीं अगर हम एसीटेट की बात करें तो पुनः निर्मित है, आपका लोबदार है और अनियमित दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो एक्रेलिक है, ठीक है, सॉरी एक्रेलिक कह रही, एसीटेट है जो आपका, ठीक है, वो क्या है? वो आपका पुनः निर्मित है और क्या है? आपका लोबदार और अनियमित है। ठीक है, वहीं अगर हम नायलॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे नायलॉन को देखिएगा
नायलॉन की अगर हम बात करें तो कृत्रिम है और गोल और त्रिलोकदार है, यानी नायलॉन और आपका जो पॉलिस्टर है दोनों ही सेम ही हैं, ठीक है। तो दोनों का ही मैं बता देती हूँ, ये पूरी तरह से रसायन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये जो दोनों हैं ये पूरी तरह से आपके केमिकल से बनते हैं, रसायन से बनते हैं। इन्हें स्पिनरेट के छेदों से क्या किया जाता है? निकाला जाता है, ठीक है। स्पिनरेट के छेदों से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और ये आमतौर पर कैसे होते हैं? गोल होते हैं, लेकिन विशेषकर जैसे मान लो पसीना सूखने के लिए यहाँ पे बात की जाए तो ये त्रिलोकदार, यानी ये त्रिलोकदार एक तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें आपका एक्रेलिक के बारे में, तो एक्रेलिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये कृत्रिम है और कुत्ते की हड्डी जैसा रहता है। तो इसे अक्सर डॉग बोन जैसा आकार दिया जाता है। कैसा आकार दिया जाता है? इसको डॉग बोन जैसा आकार दिया जाता है, ठीक है। ये ई है, ठीक। और यहाँ पे बात करें ताकि ये जो है ना ये ऊन जैसा फूला हुआ और कैसा महसूस हो? नरम महसूस हो, इस वजह से। देन अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट है स्पैंडेक्स, यानी ये भी कृत्रिम है और गोल और अनियमित है। तो इसमें खिंचाव बहुत होता है, इसका जो आकार होता है वो अनियमित है या गोल होता है और इसे रबर जैसी लचीलापन देता है। कैसा लचीलापन देता है? रबर की जैसे, ठीक है, याद रखिएगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमने जाना कि एक छोटे से रेशे की बनावट से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के जो मानक हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी व्यवस्थित है। इसमें हमने समझा कि कैसे एक टैग ये तय करते हैं कि कपड़ा पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं, और कैसे माइक्रोस्कोप हमें रेशो की असली पहचान बताता है। तो आशा करती हूँ कि अब आप किसी भी कपड़े को देखते समय न केवल उसके रंग को देखेंगे बल्कि उसके पीछे की मेहनत और मानकों को भी याद रखेंगे। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का मेरे साथ लगातार ऐसे ही जुड़ने के लिए। और मैं वादा करती हूँ कि मैं लगातार कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँ, उसके साथ साथ हर एक जो आपका यूनिट है आपके यूजीसी नेट में उसको मैं कवर कर सकूं। स्पेशली मैंने आपसे कहा था कि मैं होम साइंस के लिए मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और वो मैं करवाऊंगी। और ये कई बार मैं सोचा करेगा कि जो चीजें थंबनेल में सामने दिख रही हैं तो जरूरी नहीं कि केवल मैं उतने ही पॉइंट आपको बता रही हूँ। थंबनेल में हम सारी चीजें नहीं लगा सकते ना, वहां पे मुझे कुछ पॉइंट ही शो करने होते हैं। तो सिंपल सा है, जब आप क्लास के अंदर एंट्री करेंगे, जब आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक क्लास के अंदर कितने सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं, ताकि मैं एक साथ आपको कई सारी चीजें बता सकूं। तो बेसिकली ऊपर से देखकर या फर्स्ट आप पार्ट देख लो स्टार्टिंग का, फिर आप समझ जाओ कि नहीं आगे कुछ नहीं है। मेरा जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं लास्ट में भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करती हूँ। और देखो आज के इस टॉपिक में ही देख लीजिए, मैंने इतनी सारी चीजें आपको कवर करवा दी जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। और आगे भी जो सेशन आएंगे उनमें हम रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ में हम न्यू टॉपिक्स भी करेंगे। तो थ्योरी सेशन चलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी चलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको उस चैनल से जुड़े रहना है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट लिया है, जो यूजीसी नेट और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में। एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन है जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।